हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ निशा इनसाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट का पार्ट 20, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अपने टीचिंग एप्टीट्यूड का रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है। इसमें हमें अपना जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके छोटे मोटे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ने बाकी हैं। बाकी हमने पूरा सिलेबस तो कवर कर ही लिया है ना। तो हो सकता है आज आज की वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट ही करवा दूँ, है ना। या फिर हो सकता है कि कल एक और वीडियो अपने को बनानी पड़े, फिर अपना ये टीचिंग एप्टीट्यूड है पूरा का पूरा कोर्स है उसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद में फिर हम आगे का पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, कल हमने क्या करा था। कल हमने करा था एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल करा था, है ना। जिसमें हम बताते हैं कि डेविड ओसुबल था, उसने ये दिया था, है ना। और बोलते हैं कि टीचर्स हैं वो सिखाते हैं बच्चों को, असिस्ट करते हैं कि कैसे वो कंटेंट को डिलीवर करेंगे मीनिंगफुल वे में, इफेक्टिव तरीके से। 3 फेजेस हमने पढ़े थे, प्रेजेंटेशन, लर्निंग टास्क और स्ट्रेंथन कोग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है। ये डेविड ओसुबल ने दिया था। ये मैंने आपको बोला था कि नेम इनके याद कर लेना, नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मॉडल किसने दिया था, बस ये आता है ना। निमोनिक मॉडल है कि हमें निमोनिक बना के ट्रिक के थ्रू याद करनी चाहिए तो ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। टफ जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम आराम से याद कर सकते हैं। सिंटैक्टिक टीचिंग मॉडल मैंने बताया था आपको कि विलियम गॉर्डन ने दिया था कि सीक्वेंस में चलो, है ना। सिंटैक्स यानी कि स्टेप्स बनाकर चलो, 1980 में दिया ये। फिर हमने पर्सनल मॉडल ऑफ टीचिंग देखा था जो कि स्टूडेंट सेंटर्ड था, है ना। स्टूडेंट सेंटर्ड था पर्सनल मॉडल, जो पर्सनैलिटी की बात करते हैं कि पर्सनल ग्रोथ कैसे होगी स्टूडेंट की। इसके अंदर हमने देखे थे नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल हमने पढ़ लिया था ना, कार्ल रोजर्स ने दिया था। सिंटैक्टिक मॉडल विलियम जे गॉर्डन ने दिया था, ये भी हमने कल पढ़ लिया। फिर हमने कॉन्सेप्चुअल सिस्टम मॉडल भी कल पढ़ा था जो डेविड हंटर ने दिया था। अवेयरनेस ट्रेनिंग मॉडल भी कल हमने पढ़ा था। लास्ट टॉपिक ये दो थे ना अपने। अवेयरनेस मॉडल था अपना, विलियम स्कोर्स कोर्स ब्राउन ने दिया था। क्लासरूम टीचिंग मॉडल भी हमने पढ़ लिया था, विलियम ग्लेजर ने दिया था, है ना। बिहेवियरल में हमने कौन सा पढ़ना है आज। बिहेवियरल में हमने पढ़ना है कॉन्टीजेंसी मैनेजमेंट मॉडल जो बीएफ स्किनर ने दिया है, मैनेजमेंट बिहेवियर मॉडल, स्ट्रेस रिडक्शन मॉडल और डिसेंटिसेशन मॉडल और एजर्टिव ट्रेनिंग मॉडल। ये सिर्फ आपको नाम याद करना है। अगेन मैं आपको हर बार हर क्लास में बोलती हूँ कि इनमें सिर्फ आपको देखना है कि कौन सा मॉडल किसने दिया है। नॉन डायरेक्टिव हमने पढ़ा था, है ना, जो कि कौन सा स्टूडेंट सेंटर्ड है, ये हमने कर लिया। और सिंटैक्टिक भी हमने कर लिया, अवेयरनेस भी हमने कर लिया, ट्रेनिंग मॉडल। क्लासरूम मीटिंग मॉडल भी विलियम ग्लेजर ने दिया, ये भी हमने कर लिया। कॉन्सेप्चुअल सिस्टम मॉडल ये भी हो गया था। इन्हांसिंग सेल्फ स्टीम की जो हमारी स्वाभिमान की भावना है, सेल्फ स्टीम उसको कैसे इन्हांस कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजी हमने कल पढ़ी थी, है ना। और उसके बाद में हम, हाँ, हमने कल किए थे पर्सनल तक कंप्लीट कर दिए थे। कहाँ तक कर दिए थे, पर्सनल तक कंप्लीट कर दिए थे, पर्सनल मॉडल जो अपने चल रहे थे, है ना। आज हम कौन सा करेंगे, आज हम करेंगे सोशल। हम कौन सा करेंगे, सोशल। देखिए, अब सोशल मॉडल क्या कहता है। सोशल मॉडल है, ये किस पे इन्फ्लुएंस करता है, रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल टू सोसाइटी। मतलब कि एक इंडिविजुअल का सोसाइटी के साथ में क्या रिलेशनशिप है ये बताता है। एक इंडिविजुअल, एक पर्सन है, उसका सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है वो बताता है। प्राइमरी गोल क्या होता है सोशल इंटरेक्शन मॉडल के, देखो नाम से ही पता चल रहा है, सोशल इंटरेक्शन यानी कि सोसाइटी के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है पर्सन। ठीक है। कि ट्रेन वर्क टुगेदर, कैसे बच्चों को ना मिलकर काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है, ये अपना गोल होता है। ये मॉडल जो है ना सोशल इंटरेक्शन मॉडल, ये कि इसका क्या गोल है, इसका ये गोल है। पहला गोल ये है कि बच्चे हैं ना उनको ग्रुप में काम करने के लिए हम ट्रेन करें, साथ मिलकर काम करने के लिए ट्रेन करें। फिर है डेवलप स्टूडेंट स्किल टू मेंटेनिंग ह्यूमन रिलेशनशिप। बच्चों में ना ऐसी ऐसी स्किल डेवलप करो जिससे कि वो ना दूसरे लोगों के साथ में अपना रिलेशनशिप मेंटेन कर सके, यानी कि कोऑर्डिनेट करके चल सके, मिलकर चल सके, मिलकर काम कर सके। ठीक है। इंक्लूड पर्सनल और सोशल वैल्यू, और उनको ना पर्सनल वैल्यू, नैतिक शिक्षा हो गई, सोशल वैल्यू सिखाई जाए, ये इस मॉडल का पर्पज है। ठीक है। तो एक ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल है, वो किसने दिया, हर्बर्ट थेलन ने दिया। अगेन मैं बोल रही हूँ कि ये स्लाइड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि सोशल मॉडल किसने दिया, कौन सा मॉडल दिया, ऐसे आ जाएगा मैचिंग में कि ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल किसने दिया, रोल प्ले मॉडल किसने दिया। तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है। ठीक है। रोल प्ले मॉडल फैनी शेफल ने दिया, ये आपको मैं लास्ट क्लास में करवा चुकी हूँ। जूरिस्प्रूडेंशियल मॉडल
सोशल इंक्वायरी मॉडल और सोशल इंक्वायरी। इसका मैं बता देती हूँ पढ़ के। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल है वो दिया है हर्बर्ट थैलन ने। किसने दिया? हर्बर्ट थैलन ने। रोल प्लेइंग मॉडल किसने दिया? फैनी शेपल और जॉर्ज शेपल ने दिया। जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल किसने दिया? डोनाल्ड ओलिवर ने दिया है। सोशल साइमुलेशन मॉडल किसने दिया? सारेन बोकॉक ने दिया है। सोशल इंक्वायरी मॉडल किसने दिया? बेंजामिन कॉक्स ने और बायरन मिसाल्स ने दिया। ठीक है, तो ये लर्न कर लेना नाम, ठीक है, अच्छे से हो जाएगा आपका, इतना वो टफ वाली बात नहीं है। नाम नाम आपको ध्यान रख लेना है, पेपर में आपको लिख के नहीं आना है। पेपर में तो आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, आपको सिर्फ पहचानना है किसका मॉडल था। ठीक है, देखिए फर्स्ट मॉडल है अपना सोशल में ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल। फर्स्ट मॉडल कौन सा है? ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल। नाम से ही पता चल रहा है कि बच्चे ग्रुप्स में मिलकर काम करेंगे। तो जो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल है वो क्या है? एक कोलैबोरेटिव लर्निंग मेथड है। देखो मैंने अभी भी आपको क्या बताया था, मैंने कहा था कि ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल है, इसका मतलब क्या? बच्चे ग्रुप में मिलकर काम करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ में। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, इसमें प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इन्वॉल्व होती है। मतलब बच्चे हैं वो ग्रुप में काम करते हैं, किस पे काम करेंगे? कोई एक प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना, कोई एक टॉपिक आ जाएगा, कोई एक सब्जेक्ट हो गया, उस पर ही तो काम करेंगे ना। तो मिलकर काम कब करेंगे? जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, कोई टॉपिक होता है, कोई असाइनमेंट होता है, कोई प्रोजेक्ट होता है ना। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पे इन्वॉल्व है। ठीक है, इसके अंदर 6 स्टेप होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो हमें देखना है। पहला स्टेप है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? चूज एंड प्लान ए थीम और प्रॉब्लम। सबसे पहले तो एक प्लान बनाओ, किस चीज के बारे में, किसी थीम के बारे में, कोई प्रॉब्लम के बारे में। मतलब अगर हमें कोलैबोरेटिव या कोऑपरेटिव लर्निंग करनी है, हमें ग्रुप में मिलकर काम करना है, तो ग्रुप में काम करने के लिए हमारे पास कोई एक टॉपिक तो होना चाहिए ना, कोई एक थीम होनी चाहिए, कोई एक प्रॉब्लम होनी चाहिए कि किस किस विषय पर हम ये लर्निंग कर रहे हैं, किस विषय के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कोई प्रॉब्लम सिलेक्ट करी जिसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, फिर फॉर्म ग्रुप्स बेस्ड ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट एबिलिटी। अब प्रॉब्लम तो हमने डिसाइड कर ली कि इन्वायरमेंट का पोल्यूशन हमारी प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन हमारी प्रॉब्लम है, इस टॉपिक पे हमें डिस्कशन करनी है, इस टॉपिक पे हमें कोई चीज़ तैयार करनी है या फिर लर्निंग करनी है। ठीक है, इसको सोल्व करना है, तो हमने प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लिया। अब हम उस प्रॉब्लम के बेस पर ना, उस प्रॉब्लम के बेस पर ग्रुप बनाएंगे। और ग्रुप कैसे बनाएंगे? ग्रुप देखेंगे बच्चों की इंटरेस्ट क्या है, एबिलिटी क्या है। मतलब 4 स्टूडेंट है, उनकी इन्वायरमेंट के पोल्यूशन में इंटरेस्ट है, और 4 है कि उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी क्लास में अगर 10 स्टूडेंट है उसमें से देखना पड़ेगा कि हमारे ग्रुप में इस टॉपिक से रिलेटेड इनके पास इंटरेस्ट और एबिलिटी है या नहीं है। अगर किसी को इस टॉपिक में इंटरेस्ट ही नहीं होएगा, एबिलिटी नहीं होएगी, तो फिर उसको ग्रुप में लेके क्या करेंगे? तो अब हम क्या करेंगे? उस प्रॉब्लम के बेस पे ना ग्रुप्स बनाएंगे। और ग्रुप्स कैसे बनाएंगे? हम देखेंगे कि उनका इंटरेस्ट क्या है, एबिलिटी क्या है, उसके उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, फिर हम प्लान एंड डिवाइड सब टॉपिक एंड टास्क विद ईच ग्रुप। अब हमने पहले एक बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे पास, है ना, बड़ा प्रोजेक्ट था, उसके उसमें उसके उसको सोल्व करने के लिए हमने एक ग्रुप बनाए, उसमें हमने देखा स्टूडेंट के क्या इंटरेस्ट है, क्या एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग बना लिया। फिर हमने अपने बड़े टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 बंदे थे इस ग्रुप में, तो चारों को छोटा छोटा टॉपिक दे दिया। जैसे कि हर बार मैं इन्वायरमेंट पोल्यूशन का एग्जांपल देती हूँ, इन्वायरमेंट पोल्यूशन का हमें कोई मॉडल बनाना है, तो 4 लोग थे, एक को मैंने बोल दिया तू स्टिक ले आना। कैसे? जैसे ये अपना मॉडल है, इसके बार बार हम स्टिक लगाते हैं ना, वो आइसक्रीम वाली सी होती है, मॉडल बनाते हैं। तो एक को बोल दिया हमने कि तू ड्राइंग का काम कर लेना, नदी बना लेना, पहाड़ बना लेना। एक को बोल दिया कि तू पेड़ आते हैं ना, पेड़ आते हैं, कार आती है, वो बना लेके आना। यहाँ पे इन्वायरमेंट पोल्यूशन दिखाना है, तो पेड़ जैसे कटे हुए, वहां पे घर बने हुए, कारें चलती हुई, वहां से धुआं निकलता हुआ, ऐसे ऐसे दिखाते हैं ना। तो हमने सभी को अलग अलग टास्क दे दिया, सब टॉपिक में डिवाइड कर दिया उस टॉपिक को। ठीक है, फिर कंडक्ट करेंगे इन्वेस्टिगेशन यूजिंग वेरियस सोर्सेज एंड मेथड। फिर हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, उसके लिए जो भी काम करेंगे ना, वो अलग अलग मेथड को यूज करके, अलग अलग सोर्सेज को यूज करके करेंगे। फिर क्या करेंगे? प्लान रिसर्च वर्क। अब रिसर्च वर्क का प्लान करेंगे। अब देखो हर एक को टास्क दे दिया, तुझे यहाँ इन्वेस्टिगेट करना है, यहाँ इन्वेस्टिगेट करना है, यहाँ करना है। अब कहेंगे रिसर्च वर्क हमें कैसे करना है, उसका प्लान बनाएंगे, फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर देंगे, लागू कर देंगे। फिर उस प्लान को प्रेजेंट करेंगे कि हाँ हमने ऐसे प्लान बनाया था, ऐसे करा था, देखो ये हमारा प्लान था। ठीक है, फिर प्रेजेंट रिसर्च वर्क। अब रिसर्च वर्क हमने किया था उसको प्रेजेंट कर देंगे। टीचर और स्टूडेंट है, फिर असेस करेंगे प्रेजेंटेशन को कि क्या प्रेजेंटेशन बनी है, उसको मतलब अच्छी है, नहीं अच्छी है, क्या ग्रेड देने हैं, फिर असेस करेंगे।
ठीक है, तो एक बार जल्दी से मैं और बता देती हूँ आपको। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, किस विषय पर हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम सिलेक्ट करी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्रुप बनाए, ग्रुप बना के हमने उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया, इनके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के हर एक ग्रुप को दे दिया। फिर हमने देखा इन्वेस्टिगेशन के मेथड को सिलेक्ट करा, किस मेथड से हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर मैंने देखा रिसर्च वर्क में से मेरे को कैसे करना है, उसका प्लान बनाया, प्लान बना के उस प्लान को लागू करा। फिर जो मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की थी उसको मैंने प्रेजेंट करा, है ना, लोगों के सामने उसकी प्लानिंग करी। प्रेजेंटेशन को तैयार करने के साथ साथ मैंने क्या करा, फिर रिसर्च वर्क है उसको भी प्रेजेंट करा। ये मेरा रिसर्च वर्क है, ये मेरी प्रेजेंटेशन है। अब टीचर और स्टूडेंट है वो असेस करेंगे, असेस मतलब कि निर्धारित करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि क्या ये प्रेजेंटेशन सही है नहीं है। ठीक है, तो उसके हिसाब से उसको ग्रेड वगैरह देना, ये सब चीज करेंगे। तो ये है जीआई मॉडल। वैसे तो ये अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि इसमें सिर्फ आपको नाम नाम याद करना है कि ग्रुप में सोशल मॉडल में कौन सा आता है, ग्रुप मॉडल आता है। ठीक है, फिर भी अगर बाय चांस आ जाए एग्जाम में, वैसे तो आता नहीं है, फिर भी मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया कि आपको ऐसे ना हो कि हाँ ये मेरे को समझाया नहीं है। ठीक है, तो अपना पढ़ने में क्या जाता है, एक क्लास एक्स्ट्रा हो जाएगी, बट हम डिटेल में सारी चीज कर लेंगे ना, तो इससे क्या होगा, आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप अटेम्प्ट इजिली कर पाते हो। ठीक है, ये थोड़ा नॉलेज के लिए आपको। ठीक है, बाकी जो बिल्कुल ही नहीं आते वो आप नाम नाम याद कर सकते हो और कर सकते हो, ये मैंने सोचा समझा दूं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्लाइड मैंने इसलिए दी थी ताकि आपको अगर एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी हो तो इसमें से पढ़ सकते हो आप, आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। ये मेरी स्लाइड है ना, वो आपके लिए एक बुक की तरह ही है। इसके अंदर सारी चीजें इंपॉर्टेंट दी हुई है, और एक्स्ट्रा भी दी हुई है चीजें कि आपको अगर एक्स्ट्रा पढ़ने की हो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, देखिए जीआई मॉडल है वो किस पे बेस्ड है, क्यूरियोसिटी पर है, उत्सुकता पर बेस्ड है। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल होता है, इसमें प्रोवोकिंग क्यूरियोसिटी, मतलब कि क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देता है, प्रोवोक करता है। हम कहते हैं ना तुम मुझको उकसा रहा है, प्रोवोक कर रहा है, यानी कि उत्सुकता को ना, अपनी जो एक्साइटमेंट होता है उसको क्या बढ़ाता है। एक्साइटमेंट कैसे, कि स्टूडेंट के एक्साइटमेंट होते हैं कि वो काम करे, क्रिएटिव आइडियाज लेके आए। ठीक है, वो नया नया वर्क करे। ठीक है, तो उसको क्या करता है, ये उसकी क्रिएटिविटी को प्रोवोक करता है। प्री प्लानिंग सम क्वेश्चंस की पहले से प्लानिंग करते हैं इसमें। शोविंग इमेज गैदरिंग क्वेश्चन, और इमेजेस दिखा दिखा के, पिक्चर्स दिखा दिखा के हम क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। कैप्चरिंग क्वेश्चंस को कैप्चर करते हैं, है ना। गेटिंग इनटू ग्रुप्स एंड गिविंग रिसोर्सेज, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और उनको रिसोर्सेज देते हैं बच्चों को कि आप 4 ग्रुप में हो, आप 5th ग्रुप में हो, है ना, उनको रिसोर्सेज भी दे देते हैं। स्टूडेंट आंसरिंग देयर ओन क्वेश्चन, अब स्टूडेंट अपने क्वेश्चंस के आंसर खुद देते हैं। वोल ग्रुप शेयरिंग आउट, अब सारा ग्रुप आपस में शेयरिंग करता है। क्लोज भी होता है ग्रुप। तो ये जीआई मॉडल किसने डेवलप किया था, हर्बर्ट थैलन ने, जॉन डेवी ने 1960 में। इसका एम क्या था, क्रिएट करे एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। ये ध्यान रखना क्या था इसका एम, कि एक्सपीरियंस पे बेस्ड लर्निंग सीखे, बच्चे एक्सपीरियंस कर करके सीखे। ठीक है, ये सिचुएशन कैन ट्रांसफर टू लेटर देयर लाइफ सिचुएशन। अब बच्चे हैं वो कर करके सीखेंगे, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखेंगे, तो आगे भी उसकी लाइफ में ना ये एक्सपीरियंसेस काम आने चाहिए। ये जो जॉन डेवी और हर्बर्ट थिलन थे उनका यही मानना था, और इसी बिहाफ पे उन्होंने ये जो मॉडल है वो दिया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको जीआई मॉडल है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग। ये किसने दिया है, जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल दिया है डोनाल्ड ओलिवर ने और जेम्स शेवर ने। ठीक है, इसका गोल क्या है, इसका गोल है कि टीच स्टूडेंट हाउ टू अप्रोच मॉडर्न प्रॉब्लम मेथडोलॉजिकली। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो अपना डोनाल्ड ओलिवर था, जेम्स शेवर था, उसका मानना है, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम स्टूडेंट को सिखाएं कि आज के टाइम में जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स आ जाती है हमारी लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स आती है, मॉडर्न प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे मेथडली चल के, कैसे सिस्टमेटिक ढंग से चल के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि मेथड्स का यूज करके, प्रोसीजर का यूज करके कैसे हम अपनी लाइफ की मॉडर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ये जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग कहता है। ठीक है, इसका मेन गोल क्या है, इसका मेन गोल है कि टू इम्पार्ट द लीगल फ्रेमवर्क एज एन मेथड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग सोशल थॉट। कि ना आप क्या करो, एक फ्रेमवर्क को तैयार करो। आप क्या करो, जो फ्रेमवर्क है, जो आपको मेथड दिए हुए हैं, कि आपको जैसे अपने पास मैक्सिम्स है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है हमें,
है ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है, ये मैक्सिम है ना, इन मैक्सिम का यूज करो, इन प्रिंसिपल का यूज करो, इस मेथड का यूज करो और फिर प्रॉब्लम को सोल्व करो, सोशल थॉट लेके आओ अपने मन में, ठीक है। जनरली स्पीकिंग द सोक्रेट डायलॉग मेथड कॉन्फ्रेंशियल डिबेट इट इज कोर ऑफ मॉडल सक्सेस। ये ज्यादा जरूरी नहीं है, आप इतना याद रखो कि इसने क्या बोला है कि आप मॉडर्न जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको अगर आप सोल्व कर रहे हो तो आप क्या करो, मेथड का, टेक्निक का यूज करके करो, ठीक है, बस इतना ही बोला है इसने। फिर देखते हैं स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी मॉडल किसने दिया। स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी मॉडल है वो दिया है रॉबर्ट ई स्लेवन ने। किसने दिया है? रॉबर्ट ई स्लेवन ने। ये क्या करता है? गाइड करता है स्टूडेंट को थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेप, यानी कि स्टेप से सीखो, कोई भी काम कर रहे हो तो स्टेप से करो। टीचर आस्क क्वेश्चंस एंड गाइड स्टूडेंट थ्रू एक्टिविटी एंड असाइनमेंट। ये कहता है कि टीचर जो होते हैं वो स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं, स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे और उनकी एक्टिविटी को देखेंगे, उनके थॉट्स को देखेंगे और फिर उसके बिहाफ पर उनको गाइड करेंगे, उनको लर्निंग करवाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी, ये क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी मतलब कि स्टूडेंट को देखेंगे, उनकी एक्टिविटी थॉट्स को देखेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बिहाफ पे उनको लर्निंग प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये हो गया अपना सोशल इंक्वायरी मॉडल, ठीक है। तो अब ये है, इसमें और बोल है कि अब एक और मॉडल आ गया सोशल इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग, जिसको सोशल स्टिमुलेशन मॉडल ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं। ये किसने दिया है? सोशल इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग, सोशल स्टिमुलेशन मॉडल ऑफ टीचिंग जो है वो वो क्या है? वो बायरोन मैसिल्स और बेंजामिन कॉक्स ने दिया है 1966 में। ये क्या बिलीव करता है? सोशल फोस्टर डेवलपमेंट इन कोलेशन ऑफ वैल्यू चिल्ड्रन प्ले ए क्रूशियल रोल इन क्रिएटिव रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कल्चर। मतलब कि कल्चर को हमें रिक्रिएट करना है तो उसके लिए जरूरी है स्टूडेंट है उसकी ग्रोथ है, स्टूडेंट की ग्रोथ, स्टूडेंट की लर्निंग है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब आपको इतना नहीं करना, बस आप इतना कर लेना, सोशल स्टिमुलेशन मॉडल है वो बायरन मैसेल्स और बेंजामिन कॉक्स ने दिया, ठीक है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसकी डेफिनेशन को स्किप कर सकते हो, बिना हम क्यों माइंड में बर्डन लाना, ठीक है। रोल प्ले मॉडल है वो किसने दिया? फैनी शेफर ने दिया है, ये इतना याद कर लेना। ये कहता है कि ये थोड़ा सा बता देती हूँ, रोल प्ले मॉडल में आपको अलाउ करता है प्लेयर को प्रैक्टिस अप्लाइंग ए स्किल बाय एक्टिंग आउट ए प्रोसेस और स्किल वन अनदर। ये क्या कहता है कि प्लेयर जो होते हैं, प्लेयर्स टू प्रैक्टिस अप्लाइंग एक स्किल बाय एक्टिंग आउट। ये कहता है जो प्लेयर्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं या फिर जो काम करने वाले हैं, यानी कि जो रोल प्ले करते हैं, रोल प्ले करने वाले जो लोग होते हैं, पर्सन होते हैं, वो अपनी स्किल को अगर क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, अपनी स्किल को अप्लाई करते हैं, एक्ट करते हैं किसी भी प्रोसेस में, तो फिर वो स्किल है वो दूसरों की आ जाती है उनको। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे हमारा जो 14 नवंबर होता है ना, 14 नवंबर को हम क्या करते हैं? 14 नवंबर को हम टीचर्स का रोल प्ले करते हैं। किसका प्ले करते हैं? टीचर्स का रोल प्ले करते हैं। हम टीचर बन जाते हैं, टीचर स्टूडेंट बन जाते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे ना हमें टीचर का जो रोल है ना उसकी नॉलेज मिलती है। टीचर्स के जो प्रोसीजर, टीचर को क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है, टीचर के सामने कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, वो सारी की सारी बातें हम सीख सकते हैं, है ना। तो ये ऐसे है, जब कोई एक पर्सन है किसी दूसरे का रोल प्ले करता है तो पहले वाले की सारी स्किल्स वगैरह का इसको आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो ये ही बोला है रोल प्ले मॉडल में। आगे करते हैं, एक मिनट इसको इरेज कर देती हूँ मैं। हाँ, इधर से बताती हूँ। इंडिविजुअल रोल प्ले और ग्रुप रोल प्ले इन विच ईच ग्रुप मेंबर अज्यूम ए रोल और कैरेक्टर एट आर टू वे एट रोल प्ले कैन बी डन। कि इंडिविजुअल में भी हो सकता है रोल प्ले और ग्रुप में अगर करते हैं तो एक दूसरे का करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? ये क्लासरूम में ना प्यूपिल्स को, बच्चों को रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल देने के लिए ना उनको सिखाया जाता है। मतलब कि उनको एक्चुअल में अगर रोल प्ले करेंगे हम, ठीक है, उनके सामने साइमुलेशन करेंगे। साइमुलेशन मतलब कि अब देखो बच्चे हैं वो टीचर का रोल प्ले करेंगे तो टीचर टीचर बनने का उनको इन्वायरमेंट दे दिया हमने, इन्वायरमेंट दे दिया तो उनको पता चल जाएगा कि कैसे क्या चीज होती है, क्या सिचुएशंस होती है, जेन्युइन सिचुएशंस उनका पता चल जाएगा। तो वो रियल वर्ल्ड के उनको एग्जांपल दिखेंगे, है ना। उनके सामने रियल में जो पहले हम टीचर पढ़ाते थे, बच्चे नॉइज करते थे, शोर करते थे, चाओस करते थे, मतलब कि शोर मचाते थे, है ना। तो टीचर को क्या क्या प्रॉब्लम आती थी वो अब उनको रियल में समझ में आ रही है जब वो टीचर बने हैं तो, है ना। तो हम एक ऐसा माहौल बना देते हैं, साइमुलेशन बना देते हैं जिसमें वो रोल प्ले करते हैं तो उनको पता चलता है कि रियल लाइफ के क्या एग्जांपल्स हैं, क्या उनके प्रॉब्लम्स आ रही है ना। तो रोल प्ले करना बस ये इतना खास नहीं है, इतना ही याद रखना था कि रोल प्ले मॉडल किसने दिया था और इसमें क्या करते हैं? हम रोल प्ले करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है रोल प्ले करना, है ना। स्टेप क्या है इसके? सबसे पहले तो एक सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करो कि क्या सिचुएशन है ना। फिर उस सिचुएशन की डिटेल्स दो,
डिटेल देने के बाद में अब असाइन करो रोल, कौन कौन सा पर्सन कौन सा रोल प्ले करेगा वो आपको बताना है। फिर एक्ट आउट सिनारियो, फिर उस रोल को प्ले करो, बाद में डिस्कस करो कि आपने क्या सीखा है ना। अब ये देखो, ये तो एक मूवी की स्क्रिप्ट की तरह लग रहा है। कैसे लग रहा है? एक मूवी की स्क्रिप्ट की तरह लग रहा है। देखो, सबसे पहले हमने एक सिचुएशन दे दी, जैसे कि मान लो जैसे रामायण आप सभी ने देखी होगी, रामायण आप सभी ने देखी होगी, उसमें वो वाली होती है, हनुमान जी वाले करते हैं, ठीक है, हनुमान जी वाली करते हैं, ठीक है। जैसे हनुमान जी वो क्या लेके आते हैं, संजीवनी बूटी लेके आते हैं। या फिर एक काम करते हैं, कोई फनी सीन देखते हैं। मान लो कौन सा लेते हैं, वो ताड़का वाला सीन होता है ना, ताड़का, ताड़का का सीन होता है, जिसमें वो आती है राम जी के पास आती है ना, राम जी को प्रपोज करती है, राम जी मना कर देते हैं। फिर वो सीता सीता माँ है, उसको मारने के लिए भागती है, तो लक्ष्मण जी उनकी क्या करते थे, नाक काट देते हैं, नाक और कान काट देते हैं, है ना। फिर वो अपने भाई के पास भागती जाती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हम रामायण का रोल प्ले कर रहे हैं, रामायण का रोल प्ले कर रहे हैं, तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो एक सिचुएशन दे दी। सबसे पहले हमने एक सिचुएशन दे दी कि रामायण का ये वाला सीन करना है, जहां पर राम जी होंगे, सीता माँ होंगी, है ना, हनुमान जी और लक्ष्मण जी होंगे, है ना, और एक होएगी ताड़का। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि ये रोल प्ले करना है, कौन सा, जिसमें राम जी है वो सीता माँ के पास खड़े होंगे, लक्ष्मण जी के पास खड़े होंगे, और वो ताड़का आएगी, आके राम जी को प्रपोज करेगी, राम जी मना कर देंगे, फिर वो सीता माँ को मारने के लिए भागेगी, तो लक्ष्मण जी है वो उनकी नाक और कान काट देंगे। ये मैंने एक सिचुएशन दे दी, ठीक है। मैंने सिचुएशन कौन सी दी, कैसे दी, पहले तो एक बार मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी। पहले मैंने एक सिचुएशन कौन सी दी, मैंने दी कि हमें क्या करना है, ताड़का वाला सीन करना है। क्या करना है, ताड़का वाला सीन करना है, कौन सा, कान कटने वाला या नाक कटने वाला, ठीक है। ये मैंने एक सिचुएशन को नाम दे दिया। सबसे पहले मैंने एक सिचुएशन डाली कि आपको क्या करना है, ताड़का वाला सीन करना है, जितने भी अपने ग्रुप मेंबर थे उनको बोल दिया ताड़का वाला सीन करना है। मान लो ये थर्ड डे होता है, रामलीला होती है ना 7 डे की, उसमें थर्ड डे होता है, मान लिया हमने, है ना। तो थर्ड डे होता है, तो मैंने इनको सिचुएशन दे दी। अब मैं डिटेल बताऊंगी, डिटेल कैसे बताऊंगी, कि आपको क्या करना है, जो ताड़का बनेंगे उसको सबसे पहले ना राम जी के पास जाना है, फिर राम जी को क्या करना है, मना कर देना है, फिर ताड़का को क्या करना है कि आपको जाके सीता माँ को मारने लग जाना है, मतलब मारने की कोशिश करनी है, और लक्ष्मण जी को बोलूंगी कि आपको क्या करना है, मतलब जो भी लक्ष्मण बनेगा उसको उसके ताड़का के नाक कान वगैरह काट देने हैं। मैंने एक ये अब डिटेल बता दी, डिटेल बता दी। अब उसके बाद मैं बोलूंगी कि तू राम बनेगा, तू कृष्ण बनेगा, सॉरी, तू राम बनेगा, तू ताड़का बनेगा, बनेगी, और आप सीता माँ बनोगे, आप लक्ष्मण जी बनोगे। ऐसे रोल मैंने कर दिया असाइन, रोल बता दिया। फिर मैं क्या करूंगी, एक्ट आउट द सिनेरियो, फिर अब उस पूरे रोल को प्ले करा जाएगा। अब वो ताड़का वाला सीन है ना, एक्चुअल में किया जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा, परफॉर्म करिए, उसके बाद में अब डिस्कस करेंगे हम आपस में कि आपने क्या सीखा है। फिर वो बताएंगे, ताड़का बताएगा, से पूछेंगे तूने क्या सीखा, वो बोलेगी कि हाँ, अगर कोई मना कर दे तो उसके बाद की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लक्ष्मण जी बोलेंगे कि हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए। और राम जी से क्या सीखा, राम जी से क्या मर्यादा में रहना सीखा, सीता माँ से क्या सीखा कि हाँ, बिलीव करना सीखो। तो ऐसे ऐसे डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको रामायण का एग्जाम्पल दिया, आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। जैसे अब मूवीज वगैरह बनती है, वो कैसे बनती है, ऐसे ही बनती है कि सबसे पहले हम सिचुएशन प्रोवाइड करवाते हैं कि ऐसी सिचुएशन होएगी, गब्बर आएगा, बसंती को लेके जाएगा, फिर आपको क्या करना है, उसको बोलना है, ऐसे 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 डिटेल दे देंगे कि इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ये रोल प्ले, रोल असाइन कर देंगे कि ये रोल है। फिर उनको क्या परफॉर्म करेंगे, बाद में कहेंगे आपने क्या सीखा, ये सीखा कि अगर कुत्तों ने पैसे दिए तो उनके सामने नाचो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो रोल प्ले हर एक सिचुएशन में क्या होता है, अप्लाई होता है। तो आई होप कि आपको अब ये मॉडल तो ना कभी ऐसे नहीं होएगा, भूलोगे नहीं, आपको अच्छे से ये मॉडल हो ही गया होगा क्लियर, है ना। अब नहीं बोलोगे ना ये मॉडल कैसे होता है। देखिए, सम एग्जांपल ऑफ रोल प्ले एक्सरसाइज, कुछ एग्जांपल है रोल प्ले के, कि इंटरव्यू प्रैक्टिस करते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं, स्टूडेंट एज्यूम कर लेते हैं कि रोल ऑफ इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू, मतलब कि अब देखो, ऐसे भी होता है ना, जैसे हम तो छोटे थे ना, हम क्या करते थे, मैम मैम खेलते थे, मैम मैम खेलते थे, उसमें क्या करते, मैं मैम बन जाती और मेरे छोटे भाई बहन है वो स्टूडेंट बन जाते थे, है ना। वो स्टूडेंट बन जाते, मैं मैम बन जाती। तो हम ऐसे रोल प्ले करते थे कि मैं मैम हूँ, वो स्टूडेंट है, मैं उनकी कॉपियाँ चेक करती, उनसे क्वेश्चन सुनती,
या फिर मान लो हमें कहीं पे जाना होता है, जैसे आप फ़िल्मों में भी देखते हो, अगर कोई इम्पोर्टेंट सीन होता है ना? तो वो रिहर्सल करते हैं, मतलब कि एक्चुअल में परफ़ॉर्म करने से पहले वो क्या करते हैं, अपनी फ्रेंड को, एक कोई गर्ल है उसको इंटरव्यू में जाना है, वो अपनी फ्रेंड को बोलेगी कि तू क्या बन जा, इंटरव्यूअर बन जाए, जो मेरा इंटरव्यू लेगा तो मैं तेरे तेरे सामने बोलूँगी, इससे मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी ताकि मैं इंटरव्यू में जाऊँगी वहाँ पर मैं कोई गड़बड़ ना करूँ, है ना? तो इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो इन सब में क्या होता है, रोल प्ले काम आता है कि हम पहले से ही उसकी प्रैक्टिस रिहर्सल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रिहर्सल कर लेते हैं, ताकि एक्चुअल में जब हम उस चीज़ को परफॉर्म करें ना, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है? तो यहाँ मार्केटिंग में भी स्टूडेंट एज्यूम कर लेते हैं पोजीशन की, सेल्फ रिप्रेजेंटेड सेल प्रोडक्ट, वो यहाँ पे घर पर ही ट्राई करते हैं कि मेरे को ना कल कस्टमर के पास जाना है, ऐसे ऐसे बोलना है, तो किसी अपने फ्रेंड को, भाई को, बहन को बोलेगा कि मान लिया तू क्या है, तू कस्टमर है और मैं हूँ सेल्समैन, और मैं क्या कर रहा हूँ, अभी सेल कर रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे हम रिहर्सल वगैरह करते हैं, तो वो इसमें आता है, रोल प्लेइंग में आता है। तो काफी टाइम चला गया अपना रोल प्ले पे। अब हम नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए रोल प्ले की स्ट्रेंथ बता रखी है, ये एक्स्ट्रा थिंग्स है जो आप कर सकते हो, मैंने आपको स्लाइड में दे दी है, फिर भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देती हूँ। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पढ़ना है तो आप एक्स्ट्रा स्लाइड से पढ़ सकते हो। ठीक है? हेल्प मेक एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम मोर कंक्रीट, कि अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, आइडिया है जो हमें नहीं आ रहा है, टफ है कोई चीज़, उस चीज़ को क्या बनाता है, ये ईजी बना देता है, कॉन्क्रीट बना देता है वास्तव में, क्योंकि हम रिहर्सल कर लेते हैं तो उससे क्या वो ईजी बन जाती है। इससे फीडबैक भी मिल जाता है। अब मैं रोल प्ले करके देखूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे सामने क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, तो उससे फीडबैक से मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ। इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग, कंस्ट्रक्टिंग पोज़ीशन, टेक्स ऑन इश्यू। अब कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई पोज़ीशन से रिलेटेड इश्यू आ रहा है, उसको मैं कंपेयर कर सकती हूँ। लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करता है, क्योंकि अब मैं खुद रोल प्ले कर के सीखूँगी तो वो हमेशा याद रहेगा, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी। फैसिलिटेटर एक्सप्रेशन ऑफ एटीट्यूड फीलिंग, अब हमें एटीट्यूड फीलिंग का पता चल जाएगा, अपॉर्चुनिटी का पता चल जाएगा, क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती है हमारे सामने, क्या अनसर्टेनिटी आ सकती है। ठीक है? अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, डायरेक्ट लर्निंग हो जाएगी हमारी, एक्सपीरियंस से सीख जाएंगे हम। इन्वॉल्व अप्लाइंग नॉलेज सोल्व प्रॉब्लम, हम अपनी नॉलेज को कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करने में अप्लाई कर सकते हैं वो हमें पता चल जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो नॉलेज है उसको हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, स्किल को, एबिलिटी को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं नए नए आइडिया को। अगर हम रोल प्ले कर रहे हैं, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम देखेंगे कि हम कैसे उस चीज़ को सही कर सकते हैं, है ना? और हम देख सकते हैं कि जो हमारा कंटेंट है उसको कैसे हम लर्न कर सकते हैं, कैसे दूसरों को बता सकते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है? तो अब आता है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड कौन सा होता है? ये होता है स्टूडेंट सेंटर्ड। कौन सा होता है? स्टूडेंट सेंटर्ड। किसने दिया है? गिवन बाय बेथमल मेने। किसने दिया है? बेथमल मेने ने। इसमें क्या कहते हैं, देखो नाम से ही पता चला है, लेबोरेटरी। लेबोरेटरी टीचिंग मेथड है, वो मॉडर्न टीचिंग मेथड है, ये भी याद रखना। कौन सा है? मॉडर्न टीचिंग मेथड है। इसमें क्या करते हैं, स्टूडेंट को ना स्मॉल स्मॉल ग्रुप में हम डिवाइड कर देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करो। देखो नाम से ही पता चल रहा है, लेबोरेटरी मेथड यानी कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट को ग्रुप्स में हमने बांट दिया और उनको बोल दिया कि लैब में जाके आप एक्सपेरिमेंट करो बस। और कौन सा एक्सपेरिमेंट? प्रैक्टिकल। ठीक है? तो ये क्या कहते हैं, आइडिया ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। अब देखो ये जॉन डेवी ने जो लर्निंग बाय डूइंग दी थी टर्म, ये बोलता है, क्योंकि लैब में जाके टीचर तो नहीं सिखाएगा ना, है ना? लैब में या फिर थ्योरी थ्योरी नहीं सिखाता रहेगा, लैब में जाके बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी कि कर करके सीखेंगे। तो ये एक फाउंडेशन होगी लेबोरेटरी मेथड की। इससे क्या होगा, पर्सनल एक्सपीरियंस आएगा बच्चों को, क्योंकि वो खुद से कर करके सीखेंगे तो उनको नए नए आइडियाज आएंगे, इंसाइट्स आएंगी। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस यानी कि खुद ब खुद पहली बार उन्होंने करा करके सीखा। ऐसे नहीं है कि पहले टीचर टीचर ही हमेशा बताते रहे। फर्स्ट हैंड का मतलब होता है इनकी अपने आप से आना, उनको नॉलेज अपने आप से आएगी, कॉन्सेप्ट उनको अपने आप से समझ आएंगे, आइडियाज अपने आप से समझ आएंगे। ठीक है? तो ये साइंटिफिक टेक्निक है लेबोरेटरी क्लासेस वगैरह में हम जो अपनाते हैं। अब रोल ऑफ टीचर लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड है उसमें टीचर का क्या रोल होता है, आपको साफ ही पता चल रहा है कि सारा काम जो है स्टूडेंट करेगा, स्टूडेंट करेगा। तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड होगी, मॉडर्न है तो वैसे भी स्टूडेंट सेंटर्ड होगी। तो टीचर का काम क्या होगा, फैसिलिटेट करने को होगा, सपोर्ट प्रोवाइड करने का होगा, स्टूडेंट खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है? सिर्फ टीचर है वो देखेगा, चेक करेगा कि क्या वो सही से कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है वो सही से चल रही है, नहीं चल रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी लैब में। और साथ में लेबोरेटरी स्टडी क्या करेगा, कैन क्रिएट ए लर्निंग एनवायरनमेंट दैट इनकरेज स्टूडेंट टू क्वेश्चंस देयर बाय फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग। अब लेबोरेटरी मेथड है ना, वो एक लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएटिव क्रिएटिव बना देता है। कैसे क्रिएटिव? अब एक तो टीचर एक्सपेरिमेंट करेगा,
बच्चा देख के देखेगा सिर्फ, तो बच्चे को ना लिमिटेड नॉलेज मिलेगी। एक बच्चा खुद करेगा ना तो कभी गलत करेगा कभी सही करेगा, तो उसको नए नए आइडियाज, क्रिटिकल थिंकिंग आएगी। वो सोच सकता है कि इस काम को ऐसे करने के बजाय मैं ऐसे कर लूँ, इस काम को मैं ऐसे करने के बजाय ऐसे कर लूँ, है ना। तो नए नए आइडियाज आएंगे, उसकी नॉलेज और ज्यादा डेवलप होएगी। स्टूडेंट आर ऑफन इनकरेज टू वर्क इन स्मॉल ग्रुप लीडिंग टू सोशल इंटरेक्शन एंड पीयर टीचिंग। अब क्या होगी, यहाँ पे स्टूडेंट को इनकरेज करा जाएगा कि आप ग्रुप के साथ और ज्यादा सीखो, सोशल इंटरेक्शन करो, पीयर के साथ काम करो। ठीक है, तो लेबोरेटरी मेथड ये बोलता है, देखिए लैब में काम कर रहे हैं, तो ये कॉमन मॉडर्न टीचिंग मेथड है। ठीक है, इसमें ये किस पे, स्टूडेंट पे सेंटर्ड है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलते हैं। ठीक है, ये तो बता ही दिया मैंने कि इससे क्या होता है, बच्चे को इनेबल किया जाता है कि वो ना कोई भी कॉन्सेप्ट के साथ, कोई भी फैक्ट के साथ ना अपने आप फेमिलाइज हो उसके, मतलब कि उस वो अपने आप से रूबरू हो उसके, अपने आप से रूबरू हो उसके, मतलब कोई भी फैक्ट है, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, वो खुद करके देखे, खुद सीखे। ठीक है, कोई तथ्य है, फैक्ट है, जैसे कि एच प्लस हाइड्रोजन प्लस O2 मिलाते हैं तो इससे पानी बनता है, ये खुद सीखे वो। ठीक है, तो ये दिखाता है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। लेबोरेटरी मेथड में देखो मटेरियल थिंग्स डाटा वगैरह यूज करा जाता है। ठीक है, बेटर, ताकि स्टूडेंट है उसकी उस सब्जेक्ट के अंदर ना और ज्यादा अच्छी नॉलेज हो उसके। लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके देखेगा, रियलिटी के सिंबल्स वगैरह को यूज करेगा, है ना, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेगा। तो ये है अपना लेबोरेटरी मेथड। तो ये रहा, एक्स्ट्रा स्लाइड है, पढ़ लेना, बाकी मैंने समझा ही दिया। अब हम देखते हैं टी ग्रुप मेथड ऑफ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। टी ग्रुप मेथड ऑफ सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। ठीक है, ये किसने दिया, कर्ट लुविन ने दिया। किसने दिया, कर्ट लुविन ने दिया 1946 में, 1946 में। ये क्या बोलता है कि सेंसिटिविटी की भी ट्रेनिंग दो, ह्यूमन के रिलेशनशिप की ट्रेनिंग दो, इनकाउंटर करो ग्रुप्स में। मतलब कि टी ग्रुप ट्रेनिंग का मतलब एक टीम टीम बना के चले बच्चे, टीम बना के रहे। देखो, ए फॉर्म ए ग्रुप ट्रेनिंग, यानी कि ग्रुप में ट्रेनिंग दो, किसको दो, ग्रुप में ट्रेनिंग दो। दैट कैन कॉल इज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। मतलब कि जो आजकल के लोग हैं ना, आजकल के लोग हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप में काम करना नहीं पसंद करते हैं, टीम वर्क नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले थे फॉर्म एक ग्रुप बना दो, 4 लोगों का हमने एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, जिसको हम, और इसको हम ट्रेनिंग देंगे, ये 6 लोगों का ग्रुप बना दे, इसको हम ट्रेनिंग देंगे, इसको क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ह्यूमन रिलेशनशिप ट्रेनिंग, इनकाउंटर ग्रुप्स। ठीक है, तो ये जो टी ग्रुप का टर्म है वो कहाँ से आया है, ट्रेनिंग से आया है। ये टी ग्रुप क्या कहता है, ऑल्सो नोन एज ट्रेनिंग ग्रुप, इसको ट्रेनिंग ग्रुप भी बोल सकते हैं, इनकाउंटर ग्रुप बोल सकते हैं, ये तो डबल बार आ गया, ह्यूमन रिलेशनशिप ग्रुप भी बोल सकते हैं। ये कैसा ग्रुप होता है, ये इस टाइप का ग्रुप होता है जहां पर पार्टिसिपेंट यूजली 8 to 15 पीपल, ज्यादातर कितने होते हैं, 8 से लेके 15 तक लोग होते हैं। जो हमने ग्रुप बनाया है ना ट्रेनिंग देने के लिए, ग्रुप बनाया है उसमें 8 से लेके 15 स्टूडेंट तक होते हैं, 8 से 15। ठीक है, गेन नॉलेज अबाउट स्मॉल ग्रुप प्रोसेस एंड देम सेल्फ थ्रू देयर। ये क्या सीखते हैं, ये सीखते हैं कि कैसे हम ना ग्रुप में प्रोसेस कर सकते हैं, है ना, प्रोसेस ही सीखते हैं, कैसे वो अपने आप से सीख सकते हैं। उनको सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप ना अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को कैसे यूज करोगे, है ना, नॉलेज दिख जाती है इसमें। तो टी ग्रुप है वो कर्ट लुईन ने दिया था, 8 से 15 पीपल होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। अब ये किसने दिया है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस दिया है डेविड जॉनसन ने, रोजर जॉनसन ने। ठीक है, ये क्या है, एक कोऑपरेटिव लर्निंग का, कोलैबोरेटिव लर्निंग का एक कंपोनेंट है, एक तत्व है। ये क्या बोलता है, विच occur when member of a group with shared objective believes and work together is advantageous to each individual as well as the group as a whole, and that participation from all members is necessary for success। ये कहता है कि देखो नाम से पता चल रहा है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस मतलब पॉजिटिव तरीके से एक दूसरे पर हम क्या करेंगे, निर्भर रहेंगे, पॉजिटिव तरीके से एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे। अब एक दूसरे पर निर्भर रहना, इट मीन्स हम यहाँ पर किस में काम कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं, किसमें काम कर रहे हैं, ग्रुप में। और एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अभी हम कौन से मॉडल पढ़ रहे हैं, हम ग्रुप सोशल मॉडल पढ़ रहे हैं। सोशल मॉडल मतलब कि सोसाइटी में रह के काम करना, ग्रुप में काम करना। तो यहाँ पर इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल वाले मॉडल तो चले गए, पर्सनल वाले, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वाले। ये कौन से मॉडल, अपने सोशल मॉडल है। ये कहता है कि ये कोऑपरेटिव लर्निंग का, कोलैबोरेटिव लर्निंग का एक कंपोनेंट है जो कि पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस कहलाता है। इसमें क्या होएगा, जब मेंबर ऑफ ए ग्रुप, यानी कि ग्रुप के मेंबर्स शेयर करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने बिलीफ को, दैट वर्किंग टुगेदर,
तो इससे क्या होगा, अब देखो मान लो इस ग्रुप में 4 लोग हैं, वो चारों के चारों ना अपनी जो नॉलेज है, अपने ऑब्जेक्टिव है, अपने गोल के बारे में, अपनी नॉलेज के बारे में, अपने बिलीफ के बारे में, अपने बिलीफ के बारे में एक दूसरे से शेयर करेंगे बातें और आपस में काम करेंगे। तो इससे क्या एडवांटेज मिलेगी कि हर एक इंडिविजुअल था ना जो ग्रुप में है, वो क्या करेंगे, पूरी तरह से ना पार्टिसिपेट करेगा उस ग्रुप की प्रोसेस में, और ऑल मेंबर इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। फिर वो हर जो मेंबर है ना अपने आप से क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि 4 मेंबर अगर ग्रुप में हैं, चारों के चारों अपनी अपनी नॉलेज, अपने अपने बिलीफ को, सारी बातें शेयर करेंगे, कोऑपरेट करके काम करेंगे, कोलैबोरेटिव लर्निंग करेंगे, तो हर एक मेंबर की जो सक्सेस है ना वो क्या हो जाएगी, अपनी हो, उसको हर एक मेंबर को ना सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, हर एक जो मेंबर है ना उसकी सक्सेस नेसेसरी हो जाएगी, क्योंकि हर एक बंदा एक दूसरे पर बिलीव करेगा, उसको अपनी बातें बताएगा। तो ए पर्सन है वो सोचेगा कि बी को सक्सेस मिलनी चाहिए, तो ए की सक्सेस बी की सक्सेस है वो कंपलसरी हो जाएगी, नेसेसरी मतलब उनको मिलेगी मिलेगी, जरूरी हो जाएगी। ठीक है, बी सोचेगा कि ए को मिलनी चाहिए क्योंकि इसने मेरे पे बिलीव करा है, सी सोचेगा ए को मिलनी चाहिए, डी सोचेगा बी को मिलनी चाहिए, ऐसे एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, एकता हो जाएगी उनके अंदर, है ना। तो उन सभी को सक्सेस है वो मिल जाएगी, नेसेसरी हो जाएगी, उनके लिए जरूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर एक ग्रुप है वो क्या करेगा, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस रहेगा, पॉजिटिव तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंस होएगा, तो एवरीवन बेनिफिट फ्रॉम वर्किंग टुगेदर। हर एक व्यक्ति जो मिलकर काम कर रहा है ना उन सभी को बेनिफिट मिलेंगे, उन सभी को एडवांटेज मिलेगी, उन सभी का फायदा होगा, क्योंकि कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बन जाएगा। अब सारे एक दूसरे पर पॉजिटिव तरीके से डिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, सब बातें शेयर करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे ना, तो क्या होगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट बन जाएगा, जिससे कि क्या हर एक को बेनिफिट होएगा, एक का आइडिया दूसरे को बेनिफिट देगा, पूरे ग्रुप को बेनिफिट देगा। ठीक है, ये किस आइडिया पर बेस्ड है, ये कहता है कि जो कोलैबोरेटिव एफर्ट होते हैं वो प्रोड्यूस बेटर इंडिविजुअल लर्निंग आउटकम एंड आउटपुट्स। ये कहते हैं कि जो एक बंदा अगर कोई आइडिया देता है ना, उस आइडिया से बेहतर वो आइडिया होता है जो ग्रुप मिलके काम करता है, ग्रुप मिलके आइडियाज देता है वो। मतलब कि कहते हैं ना एकता में बल है, एकता में बल मतलब कि एक अकेला व्यक्ति कोई काम करेगा, कोई आइडिया आएगा, उससे ज्यादा बेटर कौन सा होगा, ग्रुप में मिलकर काम करेंगे, ग्रुप जो आइडिया देगा ना वो। ठीक है, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे कि वो क्या करे, ग्रो कर सके। ठीक है, ग्रो कर सके, एक दूसरे के लिए वो फील करेंगे क्या, कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड फील करेंगे, एक दूसरे की सक्सेस के बारे में सोचेंगे। ठीक है, एक दूसरे है ना, एक दूसरे व्यक्ति पर रिलाई करेगा, निर्भर होएगा कि कैसे वो अपने गोल तक पहुंच सके। ठीक है, तो ये क्या है, इजी सा है, ये मैंने आपको बता दिया। कोलैबोरेटिव का देखो, ये बच्चे मिलकर काम कर रहे हैं, हाथ में हाथ डाल के खड़े हैं, मतलब कि एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि सारे के सारे व्यक्ति हैं वो अपने गोल को अचीव कर सके, है ना, मिलकर काम कर रहे हैं। देखो सम टिप्स है इस्टेब्लिश पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस अगर हमें इस्टेब्लिश करनी है तो कौन कौन से टिप्स है हमारे पास, हमारे पास टिप्स है कि सबसे पहले तो डिफाइन करो टास्क क्या है, रोल क्या है, क्या रोल है, क्या टास्क है व्यक्तियों के, जितने भी अगर एक ग्रुप में 8 मेंबर है तो इन आठों के आठों का ना रोल डिसाइड कर दो कि तुझे क्या करना है, तुझे क्या करना है। ठीक है, टास्क शुड बी चैलेंजिंग, टास्क है वो चैलेंजिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, अलाइंड विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो गोल है उससे क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि इस पर्सन को मैंने ना ऐसा गोल दे दिया, म्यूजिक का गोल दे दिया कि तुम म्यूजिक सीख ले जाके, किसी को डांसिंग का दे दिया, ऐसे नहीं, हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो गोल है उससे रिलेटेड होना चाहिए। रोल शुड बी बैलेंस, रोल है वो बैलेंस होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक होना चाहिए। ग्रुप मेंबर आर ओपन टू बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय ईच अदर, जो ग्रुप मेंबर है वो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होने के लिए क्या होना चाहिए, ओपन होने चाहिए, मतलब एक दूसरे पर निर्भर हो, एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे से कनेक्टेड फील करे। ठीक है, एक दूसरे को सक्सेस पाने में क्या हेल्प करे, ऐसी बातें बोली है इसने कोलैबोरेटिव लर्निंग में। ठीक है, तो अभी देखती हूँ मैं कोहलबर्ग, एक और अपनी वीडियो जाएगी। ठीक है, तो आज इतना ही कर लेते हैं, क्योंकि अभी मेरे अपने सारे के सारे मॉडल हो चुके हैं, जो मैंने आपको करवाने थे मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए, हाँ, हमने क्या करना था आज, सोशल लर्निंग मॉडल करना था, सोशल इंटरेक्शन मॉडल, जिसमें ग्रुप इन्वेस्टिगेशन कर लिया, रोल प्ले कर लिया, जूरिस्प्रूडेंशियल कर लिया, सोशल साइमुलेशन, सोशल इंक्वायरी, ये तो सारे हमने कर ही लिए, है ना। उसके बाद में जो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस था वो एक एक्स्ट्रा ही करवाया मैंने आपको, इस पे टाइम भी मैंने आपको काफी दिया है ना, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस वाला। अब हमारे जो जितने भी है मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ हमने कौन कौन से मॉडल करे हैं।
इन 2-3 दिनों में वो सारे के सारे एक बार बता देती हूँ। उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्लास को वाइंड अप कर देंगे। जो मॉडल्स थे ना अपने, जितने भी हमने करे अभी तक के, देखिए ये तो अपनी थ्योरीज थी ऑपरेंट कंडीशनिंग वगैरह की, है ना। यहाँ से हमने स्टार्ट करे थे पढ़ने। कहाँ से स्टार्ट करे थे? यहाँ से। एक मिनट रुको। आपको ये पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप देख लेना। देखिए यहाँ से मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट करा था मॉडल 363 पेज नंबर से, है ना। रॉबर्ट ग्लेजर का मॉडर्न टीचिंग मॉडल पढ़ाया था मैंने आपको, जो 1962 में दिया था। रिलेशनशिप बताता था टीचिंग और लर्निंग में क्या होता है ना। तो रॉबर्ट ग्लेजर का मॉडल करवाया आपको मैंने। जॉइस और मार्शावेल का, देखो जॉइस और मार्शावेल का करवाया। अब ये कौन सा था रॉबर्ट ग्लेजर का? ये मॉडर्न टीचिंग मॉडल थे। कौन से थे? मॉडर्न टीचिंग मॉडल हम पढ़ रहे थे। मॉडर्न टीचिंग मॉडल है, उसमें एक तो ग्लेजर का रहा, जो मैंने आपको दिखाया रॉबर्ट ग्लेजर का, है ना। मॉडर्न टीचिंग मॉडल ये देखिए। तो इसमें मॉडर्न टीचिंग मॉडल में एक तो ग्लेजर का आ गया, एक जोइस मार्शिया ने दिया। अब जो जोइस मार्शिया थे ना, इसने जितने भी टीचिंग मॉडल थे अपने मॉडर्न मॉडर्न उसको 22 टीचिंग मॉडल दिए थे इन्होंने, 22 टीचिंग मॉडल दिए थे। इस जोइस और मार्शावेल ने क्या करा, जोइस और मार्शावेल ने ना इन 22 मॉडलों को, जो कि मॉडर्न टीचिंग मॉडल थे, मॉडर्न टीचिंग मॉडल थे, उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। वो 4 कैटेगरी ये थी अपनी: इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, पर्सनल मॉडल, सोशल और बिहेवियरल। मतलब कि जितने अपने मॉडल्स थे ना, सारे मॉडल को 4 कैटेगरी में डाल दिया था। वो 4 कैटेगरी हमने फिर आगे पढ़ी थी। कहाँ से स्टार्ट करी थी? देखो मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन को 4 कैटेगरी में डाल दिया। किसने डाला? जॉइस और विल ने डाला था 1996 में। तो हमने पहले पढ़ा, मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देख लो, ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ कि इतने दिनों से हम क्या कर रहे हैं। 3 दिन हो गए ना अपने को, 3 दिन से हम क्या कर रहे हैं वो आपको अच्छे से पता चल रहा है। इसलिए मैं आपको क्या है, दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ, ओवरव्यू दे रही हूँ कि अभी तक हमने 3 क्लासेज में क्या करा है और कौन से मॉडल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट में पानी पी लेती हूँ। सॉरी। देखिए इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल हमने पढ़ना स्टार्ट करा था, जो कि इंपॉर्टेंस लाई थी, मैंने आपको बोला। इन्फॉर्मेशन में हमने देखा कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, जो कि जीरोम ब्रूनर ने दिया था, है ना। फिर इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल हमने देखा, इंक्वायरी ट्रेनिंग, एडवांस ऑर्गेनाइजर, मेमोरी मॉडल, बायोलॉजिकल कोग्निटिव ग्रोथ। ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थे कि कैसे हमारा ह्यूमन का ब्रेन है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है ना। तो ये सारे मॉडल थे अपने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। फर्स्ट हो गया कंप्लीट अपना। फिर हमने कौन से करे थे? फिर उसके बाद में हमने करे थे, देखिए कॉन्सेप्ट अटेनमेंट की अपना हो गया था, रुकिए। और हाँ, यहाँ से इंडक्टिव थिंकिंग, रोल प्ले, ये उस दिन भी करवाया था मैंने। रोल प्ले, इंक्वायरी मॉडल, बायोलॉजिकल साइंस मॉडल, 5V वाला, है ना। फिर इसके बाद में अपने आते थे एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, रिमेंबर मॉडल, ये निमोनिक मॉडल हो गए, इवेल्युएशन मॉडल हो गए, सिंटैक्टिक्स मॉडल हो गए। ठीक है, फिर हमने करे थे पर्सनल मॉडल। ये देखिए पर्सनल मॉडल है ना। इसके अंदर कौन कौन से पढ़े थे हमने? नॉन डायरेक्टिव, सिंटैक्टिक्स, कंसेप्चुअल अवेयरनेस, क्लासरूम मीटिंग, हो गया अपना। फिर हमने बिहेवियरल पढ़े थे, कंटीजेंसी, मैनेजिंग स्ट्रेस, रिडक्शन, डिजर्टेशन। अब इनकी क्या है, मैंने आपको ना कंटीजेंसी, स्ट्रेस, असर्टिव, ये वाले की मैंने आपको डिटेल में नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं आते पेपर में। ये भी सिर्फ नाम नाम आ जाए तो आ जाए, उसके अलावा कुछ भी नहीं आते। बाकी की तो मैंने आपको तीनों मॉडल की ना फुल डिटेल करवाई है। सिर्फ इस स्लाइड की डिटेल नहीं करवाई, क्योंकि ये आते ही नहीं है पेपर में। आएंगे तो मुश्किल से नाम नाम आएंगे इनके। ठीक है, तो ये मैंने आपको करवा दिया। फिर आज मैंने आपको कौन से करवाए हैं? आज मैंने आपको ये करवाया सोशल इंटरेक्शन फैमिली, जिसमें ग्रुप इन्वेस्टिगेशन हो गया, रोल प्ले हो गया, जूरिस्प्रूडेंशियल हो गया, सोशल साइमुलेशन हो गया, सोशल इंक्वायरी मॉडल। तो अपने चारों के चारों जो कैटेगरी बांटी थी जॉइस वेल ने, वो सारी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमारी कुछ एक जो टॉपिक्स है ना, मोटे मोटे रहते हैं, छोटे मोटे रहते हैं, वो हम कल की क्लास में कर लेंगे। जैसे कोहलबर्ग की, वैसे तो आपको पता है, देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, ठीक है। थोड़ी सी क्लास बड़ी हो जाएगी, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला है कि मैं जो अपना ये चैनल है जीआरएफ निशा इनसाइट, है ना, इस पे पूरा का पूरा नेट जीआरएफ का, पूरा का पूरा नेट जीआरएफ का कंप्लीट कोर्स करवा रही हूँ। क्या करवा रही हूँ? कंप्लीट कोर्स करवा रही हूँ। जैसे कि पेड कोर्सेज होते हैं ना, सेम वैसा फ्री में करवा रही हूँ।
ठीक है। और जून के एग्जाम तक मैं आपको 10 की 10 यूनिट पेपर 1 की और पेपर 2 कॉमर्स अगर है तो उसकी 10 यूनिट कंप्लीट करवाऊंगी विद PYQ, ठीक है, और विद रिवीजन के साथ करवाऊंगी। सारे कॉन्सेप्ट आपको करवाए जाएंगे, ठीक है, इधर लिख देती हूँ। सारे कॉन्सेप्ट आपको करवाए जाएंगे पूरा का पूरा, साथ में रिवाइज भी करवाया जाएगा, साथ ही साथ में PYQ भी करवाए जाएंगे, वो भी कैसे, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, कैसे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में, ठीक है। तो अभी तक अब अपने ने क्या कर लिया है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। 2 मिनट लूंगी सिर्फ, बस बताना है आपको, उसके बाद में हम क्लास को वाइंड अप कर देंगे। देखिए, अभी तक अपनी जो ये चैनल है इस पे टीचिंग एप्टीट्यूड के PYQ कौन से 2023 के, इसके पार्ट 7 तक हो चुके हैं, पार्ट 7 तक हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको 2023 के फेब मार्च के PYQ करवाए हैं। और कैसे करवाए हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवाए हैं। अगर एक क्वेश्चन आता है उसके अंदर 4 ऑप्शन है, इन चारों की डिटेल मैंने आपको करवाई है, फुल डिटेल में करवाया है सब कुछ, ठीक है। तो वैसे तो आज अपना टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है टीचिंग एप्टीट्यूड का। बट मैंने आपको ना बोला था पहले, क्या बोला था कि मैं जो आपको PYQ में करवा रही हूँ कॉन्सेप्ट, वो मैं ना क्लास में नहीं करवाऊंगी, लेकिन अगर टाइम बच गया तो करवा दूंगी। फिर अब मैंने क्या सोचा, अब अपना सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है। वैसे तो मैंने आपको जो PYQ वाली क्लास थी उसमें ना काफी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डिटेल में करवा दिए हैं, जो कि कॉन्सेप्ट में आने थे। फिर मैंने सोचा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने मेरी PYQ क्लास नहीं देखी है, अगर मैं कंप्लीट कोर्स करवा ही रही हूँ तो कोई बात नहीं, हो तो जाएगा डबल डबल बार, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट में भी मैंने करवा दिए और PYQ जो डिटेल वाली क्लास थी उनमें भी करवा दिए। बट फिर भी मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी कन्वीनियंट के लिए, कि अगर आप पढ़ने बैठोगे मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास को, स्लाइड वगैरह लोगे, तो आपको ना बार बार क्लासें नहीं देखनी पड़ेगी। मतलब कि जो कॉन्सेप्ट अगर देखने बैठते हो तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट है एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, है ना। PYQ देखोगे तो एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो इस चक्कर में मैं क्या कर रही हूँ, जो चीज़ मैंने वहाँ पे PYQ वाले में करवा दी थी वो चीज़ भी दोबारा से इस स्लाइड में ले आई हूँ मैं। PYQ वाली स्लाइड अलग थी ना और ये कॉन्सेप्ट की अलग थी, तो इस कॉन्सेप्ट वाली में मैं वो टॉपिक भी ले आई हूँ, ताकि आपको ना सुविधा हो सके, कन्वीनियंट हो सके, आपको एक ही जगह सब चीज़ मिल जाए, ऐसे ना डबल डबल डाउनलोड ना करनी पड़े। कभी PYQ वाली देखोगे, कभी कॉन्सेप्ट की देखोगे, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो कल मैं आपको वो वाले टॉपिक्स कराऊंगी जो मैंने PYQ वाले में करवा तो दिए हैं, बट फिर भी आपके लिए मैं दोबारा करवा दूंगी, ठीक है। और अपने ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट की पार्ट आज कितने हो गए, आज 20 पार्ट था ना, 20 पार्ट तक हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस करवा दिया है। कल एक क्लास और हो जाएगी अपनी 21 क्लास, उसमें अपने रिमेनिंग जो है वो और पढ़ लेंगे, जैसे कि कोहलबर्ग की मैंने आपको करवा दिए थे, है ना। और इरिक इरिक की थ्योरी होगी, नीड ड्राइवन थ्योरी होगी, ये सारी सारी, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।